हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जो टॉपिक आपका है आज इकोनॉमिक्स का है, ये मैराथन क्लासेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका है लिखा हुआ, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? वो उपयोग किया जाता है 2011 और 12 को, और 2026 के बाद ये भी याद रखिएगा आधार वर्ष 2022-23 का जो लिया जाएगा वो 2026 के बाद लिया जाएगा 22-23। तो इसका मतलब आपको कौन सा हो जाएगा, 2022 वाला होगा। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, तो शामिल होता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में किन 3 प्रमुख संकेतों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, जीवन प्रत्यास्था, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसको शामिल किया गया है। उसके बाद है राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो दर्शाता है तो वो याद रखिएगा सरकार की कुल उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद है भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 368 का, वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में कितना का है ये वाला, इसमें बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष धन जमा करना अधिक आकर्षक हो जाता है, वो हो जाएगा उसका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? वो आपको कहूँगा पूंजी की कमी और जनसंख्या दबाव, पूंजी की कमी और जनसंख्या दबाव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिकल डाउन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो दिया था, सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित आप लोग याद रखिएगा आर्थिक विकास से। किससे संबंधित हो जाएगा? आर्थिक विकास से। भारत में कर संरचना कैसी है? भारत में कर संरचना कैसी है? तो वो याद रखिएगा मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर आधारित है, मुख्य तौर पे। और ये आपको यदि पूछेगा कितना है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं जीएसटी जो लाया गया था वो कनाडा से लाया गया था। जीएसटी कहाँ से? कनाडा से। और कार जो 4 श्रेणी का, एक 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। ठीक है। उसके बाद ये राज्य में बिक्री दर जो आपको बताया आर्थिक विकास उससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद भारत में कर संरचना कैसी है ये तो बता दें, मुख्य रूप से और प्रत्यक्ष कर पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है जीएसटी वस्तु और सेवा, भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। और स्थापना दिवस जो मनाना शुरू कर, जीएसटी स्थापना दिवस जो मनाते हैं वो 2018 से मना रहे हैं, 1 जुलाई को ही मना रहे हैं। ठीक है। और इसको यदि बोल देगा किसने लागू किया था, तो काका कलेकर समिति द्वारा इसे किया गया था। और पहला जीएसटी जो लागू हुआ था वो असम में लागू हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है राजस्व प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो वो याद रखिएगा संबंधित नहीं है तो सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है। उसके बाद है नवरत्न और महारत्न का दर्जा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नवरत्न कंपनी भी 14 गो है और महारत्न कंपनी भी 14 गो है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम से संबंधित है, आपको नवरत्न और महारत्न कंपनी। उसके बाद है बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में 1 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? निर्यात को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? वो भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है।
ठीक है। एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी याद रखिएगा, ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित, रोडवे से संबंधित है। ठीक है। और भारतमाला परियोजना का जो स्थापना हुआ था वो 31 जुलाई 2015 में हुआ था। उसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा वित्तीय समावेशन इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये जो किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2024 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया था तो वो याद रखिएगा 2014 में। कितना में? 2014 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो है यानी काला क्रांति आपको पेट्रोलियम में से संबंधित होगा। कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा मछली से आपको नीली क्रांति हो जाएगा। उसके बाद अंडा से आपको रजत क्रांति हो जाएगा। उसके बाद उर्वरक से भूरी क्रांति आपको हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। और उसमें भी दिया गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और लेकिन ये योजना जो दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, वो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है याद रखिएगा 1974 से लेकर 78 तक चला था। लेकिन ये नारा उससे पहले इंदिरा गांधी खतरे में दे दी थी। ठीक है। उसके बाद है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को, ये भी याद रख लीजिएगा। और ये जो है भारत में माना जाता है हरित क्रांति का जनक। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है। अरुण कृष्णन नीली क्रांति से संबंधित है, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है स्टैगफ्लेशन की क्या स्थिति है? याद रखिएगा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी हो जाएगा। उसके बाद अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन है विनिमय दर में सरकारी हस्तक्षेप हो जाएगा। उसके भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ था? उदारीकरण का 1991 में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है नगद आरक्षित अनुपात क्या है? CRR क्या है? ठीक है, इसका जो होगा याद रखिएगा बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखने वाली कुल जमा राशि जो है वो CRR कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है शाब्दिक तरलता अनुपात क्या है? जिसको SLR कहते हैं। तो ये याद रखिएगा बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्ति, नगद, सोना, अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना होगा। तो ये SLR कहलाता है। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अभी जो वर्तमान में SLR यदि प्रतिशत में पूछ दे SLR का रेशियो कितना है, तो वो याद रखिएगा 18%। SLR कितना परसेंट दिया जाता है? 18%। उसके बाद एक है CRR, वो 4.5% है। ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। और रिजर्व बैंक का स्थापना पता ही है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 1998 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1998 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1998 में हुआ था। और उसके बाद ये इसका मुख्यालय जो सेबी का है तो वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है खुली बाजार परिचालन किसके मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक का हो जाएगा। उसके बाद है भारत में बेरोजगारी का आंकड़े कौन सी संगठन जारी करता है?
तो वो संगठन जो जारी करेगा उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी बोर्ड। ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का अनुमान भारत में किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों, यानी उपयोग व्यय के द्वारा भी और उसके बाद कैलोरी उपभोग के द्वारा भी, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। उसके बाद है, एवरग्रीन क्रांति किसने गढ़ा था? एवरग्रीन क्रांति जो आपको हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा ये नंबर। उसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो वह चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, उसके बाद है, डंपर शुल्क का उद्देश्य क्या होता है? तो डंपर शुल्क का उद्देश्य होता है जो विदेशी वस्तुओं को अनुचित रूप से कम कीमत पर बेचे जाने से रोकना। ठीक है, ये इसका डंपर शुल्क होता है। उसके बाद भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, पहले 14 था और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितना हो गया? 12 गो हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ दे SEZ का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो याद रखिएगा 2005 में। कितना में? 2005 में। उसके बाद है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो वो किया जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिश पर सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1803 नंबर पे, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है याद रखिएगा, देश के सभी नागरिक को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में योजना आयोग को कब भंग किया गया? योजना आयोग को जो भंग किया गया वो याद रख लीजिएगा 2014 में, 31 दिसंबर 2014 में। और योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग 2015 में हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कोर सेक्टर में कुल कितने उद्योग आते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें जो आएगा कुल 8 गो आएगा। कितना आएगा? 8 गो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ होता है जब लोग दिखाई देते हुए लेकिन उनका सीमांत उत्पादक शून्य तथा नकारात्मक होता है, तब अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो दर में कमी का प्रभाव पड़ता है जो बैंकों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाता है और जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। क्या हो जाएगा? तरलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा हैदराबाद में है। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट है, आयात प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है? तो वो याद रख लीजिएगा, घरेलू उत्पादन द्वारा आयोजित वस्तुओं का जगह लेना। उसके बाद योजना अवकाश का अवधि कितना है? तो योजना अवकाश का जो अवधि है 66 से 69 है। 66 से 69 है। उसके बाद है, साउथ साउथ को ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ये याद रख लीजिएगा, विकासशील देशों के बीच सहयोग से है। उसके बाद है, लाफर कर्व किससे संबंधित है? तो लाफर कर्व जो संबंधित है वो कर दरों और कर राजस्व के बीच का है, लाफर कर्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या जो वो संसाधन का कुशल आवंटन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स या मिक्स्ड इकोनॉमिक्स या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये याद रखिएगा, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व हो।
तो वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। उसके बाद सेवा तीसरा हो जाएगा, उद्योग आपको दूसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है, तो तृतीयक सेक्टर को जो है वो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र 818 पर चलते हैं। राष्ट्रीय आय और रोजगार निर्धारण का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वो याद रखिएगा उसका हो जाएगा सम्मिश्र अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, तो वो CSO करती है। कौन करता है राष्ट्रीय गणना, CSO करती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। ठीक है। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है, तो GDP जो हो जाएगा आपको याद रखिएगा जो एक देश के भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद NDP कैसे गणना की जाती है, तो वो गणना की जाती है GDP माइनस मूल्यह्रास, GDP माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कुल राष्ट्रीय उत्पाद और कुल जनसंख्या पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय का गणना किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो वो याद रखिएगा सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का विकास था। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उसके बाद है योजना अवकाश को कब समाप्त किया गया, तो योजना अवकाश नहीं, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, योजना आयोग को 2014 में जो है समाप्त कर दिया गया, यानी 2015 में किया गया। इसका राइट आंसर जो यदि लिख चलिएगा तो वो 2015 में किया गया। योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया था। क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना पर आधारित है, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, गॉडगिल योजना पर चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरा तो मिश्रित है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना की अवधि क्या है। अनवरत योजना जो है वो आपको 78 से 80 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 78 से 80 हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1991 में हुआ था। 1900 कितना में, 91 में। उसके बाद उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो उदारीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है आर्थिक नीतियों में प्रतिबंधों को कम करना। उसके मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था, तो ये 2014 में किया गया था, मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद GST यानी वस्तु और सेवा कर भारत में कब लागू किया गया, तो वो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद भारत में बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक किसे जाना जाता है, तो वो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है। उसके बाद है SLR शाब्दिक तरलता अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वह राशि जो बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा जो तरल पर संपत्तियों नगद सोना अधिक मूल्य में रखते हैं, उसको SLR कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था, तो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो था वो इलाहाबाद बैंक था। कौन था, इलाहाबाद बैंक। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा
उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण कौन सा है? तो वो उपकरण आप लोग याद रखिएगा मौद्रिक नीति है। कौन सा हो जाएगा? मौद्रिक नीति। और तैयार भी आरबीआई ये करता है। उसके बाद बैंक दर क्या है? तो बैंक दर जो याद रखिएगा वो हो जाएगा वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए ऋण लेती है, वो हो जाएगा बैंक दर। ठीक है, वो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वसिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है? एक वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा वो 112 में है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। केंद्र का बजट जो है आपको कितना 112 में है। ठीक है, उसके बाद विनियोग विधेयक द्वारा जो पैसा निकलेगा वो 114 में है, तो वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी किससे संबंधित है? तो वो संबंधित आपको हो जाएगा सरकारी व्यय और कराधान से संबंधित है। उसके बाद है राजकोषीय घाटा का क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा जो दर्शाता है सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है। प्रत्यक्ष कर का कौन हो जाएगा? आयकर। आयकर हमसे लेता पता चल जाता है, लेकिन इनकम टैक्स अप्रत्यक्ष। जीएसटी कौन सा? जीएसटी आपको अप्रत्यक्ष है और आयकर आपको प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रचलन बेरोजगारी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो क्षेत्र जो पाया जाएगा तो वो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई एक प्रमुख योजना क्या था? तो वो प्रमुख योजना हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? मत्स्य से संबंधित हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में कहा जाता है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो याद रख लीजिएगा फसल हानि से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क नेटवर्क के विकास से। सड़क नेटवर्क विकास से है। उसके बाद है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना जो आपको तटीय और समुद्री विकास से संबंधित होगा। भारत में नवरत्न और महारत्न किससे संबंधित है? तो ये याद रख लीजिएगा सरकारी कंपनी को दी जाने वाली विशेष स्थिति। प्रत्यक्ष यानी विदेशी निवेश एफडीआई क्या होता है? एफडीआई जो याद रखिएगा वो हो जाएगा किसी दूसरे देश में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया निवेश। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है विकासशील देशों को गरीबों कम करने के लिए ऋण और अनुदान देना। उसके बाद है भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो वो देश याद रखिएगा चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है घरेलू मुद्रा विदेश मुद्रा को सापेक्ष घटाना। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो वो मुख्य आधार आपको कृषि है। कौन हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। उसके बाद है बिहार की प्रति व्यक्ति आय औसत से कैसी है? तो औसत से क्या है? कम है। ठीक है, उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो सात निश्चय योजना का आपको हो जाएगा तो वो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार। उसके बाद बिहार का कौन सा जिला शौचालय उत्पादन में अग्रणीय है? तो वो शौचालय उत्पादन में आपको इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें याद रखिएगा ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बिहार का कौन सा जिला ये याद रखिएगा यहाँ पे चावल उत्पादन में अग्रणीय है। चावल उत्पादन में अग्रणीय है मतलब रोहतास है। कौन है? रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वो याद रख लीजिएगा बिहार सरकार का वित्त विभाग कर लेता है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।